Hello everyone, good morning all of you. You all are welcome to the online classes. This is Rehavam and we'll shall continue our study from the second chapter, and that we were looking into the second chapter of our textbook, and that is the end of bipolarity. And we have covered some topics, and today we are going to discuss with the shock therapy in post communist regimes. और आज का जो टॉपिक है हम इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो क्या आघात पहुंचाना? लेट्स रीड द पैराग्राफ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट शॉक थेरेपी इज and how this was a painful process for the countries after the disintegration of Soviet Union. तो हम इसको रीड करें and let us understand. The collapse of communalism was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. और कम्युनलिज्म मतलब साम्यवादी, जैसे यूएसएसआर को हम जानते हैं साम्यवादी थे, और साम्यवादी ख़त्म होने के बाद जो कंट्रीज़ बच गए उनको बहुत ही दुखदायक परिस्थिति से होकर उनको गुजरना पड़ा, क्योंकि वो लोग पहले अथॉरिटेरियन या सोशलिस्ट थे। अथॉरिटेरियन मतलब सत्तावादी कहते हैं जिसको हम, सत्तावादी मतलब कैपिटल, उनको स्टेट के अंदर रहना पड़ता है और व्यक्तिगत तौर पे उनका कोई अधिकार नहीं था, सब कुछ स्टेट का था, जो स्टेट बताते थे वही करना पड़ता था, तो उसको कहते हैं। लेकिन उससे लेकर अभी वो लोग क्या बन रहे हैं, उनकी इकोनॉमी चेंज हो रही है। जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अभी कैपिटलिज्म हो रहा है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, जैसे हमने पहले अध्ययन किया है इंडिविजुअल मतलब कैपिटलिज्म जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, मतलब निजी संपत्ति है ना, स्वामित्व कहते हैं जिसको, निजी संपत्ति होती। लेकिन पहले यूएसएसआर में ऐसा नहीं था, सब कुछ स्टेट के अंदर में था। तो वहाँ से चेंज होकर कैपिटलिज्म में बदलना एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। द मॉडल ऑफ ट्रांसिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। और ये जो मॉडल चुना गया परिवर्तन होने का, परिवर्तन मतलब उनकी पहले की जो इकोनॉमिक सिस्टम था उससे बदलकर वो वेस्टर्न पश्चिमी देशों की इकोनॉमी को अपना रहा है, और ये परिवर्तन को ही शॉक थेरेपी कहा गया है। विशेष करके कौन कौन से देश इसमें, रशिया है, सेंट्रल एशिया है, ईस्ट यूरोप है, और इनको प्रभावित किया गया है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा। वर्ल्ड बैंक हम जानते हैं और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड शॉक थेरेपी varied in intensity and speed amongst the former second world countries, but its direction and features were quite similar. और जो शॉक थेरेपी है, चोट पहुंचाकर ठीक करना या उपचार करना जो सिस्टम है, और इसकी तीव्रता को या गति को हम अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके जो विशेषताएं हैं और वो तो सेम है। जो विशेषता है उसको सेम है, कहने का मतलब कुछ बहुत तेज़ गति से हुए, कुछ थोड़ा कम गति से हुए, लेकिन इनमें जो विशेषताएं या तो जो गुण था वो तो सब में सेम था। Now each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely any structures evolved during the Soviet period. तो हर एक वो कंट्री, क्योंकि अभी सोवियत संघ तो टूट गया, तो जो देश उसमें से आए, जैसे रशिया में है और ये सेंट्रल एशिया में हमने देखा, ईस्ट यूरोप के जो कंट्रीज़ बच गए, अगर इनको इकोनॉमी अपनाना है वेस्टर्न कंट्रीज़ का मतलब पश्चिमी देशों की जो इकोनॉमी वो अपनाना है, तो उनको पूरी तरीके से अपने आप को बदलना पड़ेगा। सोवियत संघ का, सोवियत सिस्टम का इकोनॉमी बिल्कुल नहीं, उससे बिल्कुल बदल के अपने आप को कैपिटल की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब पूरी तरह इनको हटाना है। So above all, it meant that private ownership was to be the dominant pattern of ownership of property. और हमें पता है इसमें कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, निजी संपत्ति। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे खुद के घर, खुद की फैक्ट्री, खुद के कार, खुद के फार्म्स, खुद के फील्ड मान लीजिए, तो ये निजी होने जा रहा है अभी, प्राइवेटाइजेशन जिसे कहते हैं। लेकिन ये पहले यूएसएसआर में ऐसा नहीं हो सकता था। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉरपोरेट ओनरशिप, और कॉरपोरेट ओनरशिप जैसे शहरों में होते हैं। पैटर्न्स वेयर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन, और ये सारी चीज़ें तुरंत
बदलना है। सो कलेक्टिव फार्म्स वेयर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। और पहले जो कलेक्टिव थे, ग्रुप के थे, बहुत सारे लोगों का था, या तो मान लीजिए स्टेट का होता था, वो अभी प्राइवेट में बदल जाएगा, निजी हो जाएगी, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का हो जाएगा। और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी पूंजीवादी। एंड दिस ट्रांसिशन रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेट और थर्ड वे। और ये जो परिवर्तन है, शॉक थेरापी जो परिवर्तन है, और ये कोई तीसरे नियम या पॉलिसी को जगह नहीं दे रहा है अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। कहने का मतलब जो सोशलिज्म पहले थे और वो अभी कैपिटलिज्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नाउ शॉक थेरापी also involved a drastic change in the external orientation of these economies। और ये जो इकोनॉमी है अभी विशेष करके शॉक थेरापी के द्वारा, शॉक थेरापी और भी एक बातें हैं, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमी, इनके जो इकोनॉमी है, आर्थिक अवस्था है, और वो बाहर के द्वारा कंट्रोल होंगे, मतलब वेस्ट कंट्री के द्वारा। डेवलपमेंट वॉज नाउ एनविसाज थ्रू मोर ट्रेड। और वो कैसे देखा जा रहा है, डेवलपमेंट कैसे बढ़ेंगे, ज़्यादा व्यापार के द्वारा। एंड दस ए सडन एंड कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल। और फ्री ट्रेड अपनाया गया अभी। फ्री ट्रेड मतलब इन देशों के बीच में अभी ट्रेड हो सकती है, कोई उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और या कोई रुकावट नहीं। द फ्री ट्रेड रेजिम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर टू बी द मेन इंजिन्स ऑफ द चेंज। और इनमें मुख्य बदलाहट में है FDI, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उदाहरण के तौर पे अभी वेस्ट पश्चिमी देशों के जो लोग हैं वो लोग आके रशिया में, सेंट्रल एशिया में, और वो लोग आके वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, जैसे आमतौर पे हम जानते हैं, तो वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी। एंड दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और दूसरी बात, अगर बाहर के देश हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें उनको छूट देना पड़ेगा, खुला देना पड़ेगा, वो ओपननेस इसमें आते हैं। फिनेंशियल ओपनिंग अप और डिरेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। और यहाँ तक कि हर एक देश की अलग अलग करेंसी होती है, वो भी अपने देश में आके सुविधा करनी होगी उनको कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हमारे रुपीज़ से बाहर जाएंगे तो डॉलर में, या डॉलर इंडिया में आएगा तो रुपीज़ में बदलेगा, और इस प्रकार से और सारे चीज़ें नियंत्रण होंगी। नाउ फाइनली द ट्रांसिशन ऑल्सो इन्वॉल्व ए ब्रेकअप ऑफ एक्सिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। और आखिरी में हम देखते हैं सोवियत ब्लॉक के बीच में इनका जो संबंध या तो गठबंधन था व्यापार में, बिजनेस में, और ये सारे अभी टूट गए। क्यों? इनको अभी जुड़ना है वेस्ट के साथ। Each state from this block was now linked directly to the west and not to each other in the region। तो उनके अपने क्षेत्र में, जैसे रशिया में, सेंट्रल एशिया में और ईस्ट यूरोप में, ये लोग अपने देशों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ अभी नहीं जुड़ेंगे। किसके साथ जुड़ेंगे डायरेक्ट? वो वेस्टर्न कंट्री के साथ, वेस्ट के साथ, पश्चिमी देशों के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि व्यापार में उनकी नेता या तो लीडर्स अभी वो लोग हैं। So these states were thus to be gradually absorbed into the Western economic system। तो धीरे धीरे करके इनको पूरी तरीके से वेस्टर्न इकोनॉमी को अपनाना है। So the Western capitalist states now became the leaders and thus guided and controlled the development of the region through various agencies and organizations। तो इस तरीके से वेस्टर्न कैपिटलिस्ट मतलब पश्चिमी भाग, USA और बाकी जो कंट्रीज़ हैं पहले से थे, और वे लोग अलग अलग एजेंसी, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा USSR में जो स्टेट्स पहले थे अभी विभाजित हो गया, उनको सबको वो अगवा कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, और उनकी डेवलपमेंट भी उनके अंडर में ही है हो रही है। तो हमने देखा यहाँ शॉक थेरापी, उसकी प्रभाव। तो और एक बार, शॉक थेरापी क्या है? USSR में क्या इकोनॉमिक सिस्टम था? सोशलिज्म था। हमने देखा सोशलिज्म और कम्युनलिज्म था। उसमें क्या होता था? स्टेट ओनरशिप होती थी, प्राइवेटाइजेशन नहीं होती थी। लेकिन उससे परिवर्तन होकर अभी क्या हो रहा है? ये कैपिटलिज्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, या तो प्राइवेट ओनरशिप की ओर आगे बढ़ रहा है। सो हियर वी फिनिश दिस टॉपिक एंड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरापी। और इसके बाद हम परिणतियों को, और या तो हम इसके परिणामों को देखेंगे शॉक थेरापी के बाद क्या हुआ। टिल देन ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे।